नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जी के अकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी शेरशाह सूरी के बारे में, और इसी सूरी वंश से संबंधित हेमचंद्र विक्रमादित्य की भी हमने बात करी थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य से ही शासन वापस छीना था अकबर, या सही बात में कहें तो पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की तरफ से नेतृत्व किया था बैराम खान ने। और फिर दिल्ली सल्तनत पर जो तीसरे मुग़ल बादशाह के रूप में ताजपोशी होती है वो होती है अकबर की। देखिए, बात करें अकबर के प्रारंभिक जीवन की, तो अकबर का जो जन्म था वो 1542 में हुमायूं जब अमरकोट में या सिंध में जब भटक रहा था, वहीं पर वो अपनी पत्नी हमीदा बानो को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में छोड़कर गया था, और वहीं पर जन्म होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। अकबर का राज्याभिषेक जो है हुमायूं की मृत्यु के तुरंत बाद कर दिया जाता है। उस समय वो कलानौर में होता है, कलानौर गुरदासपुर के पास में है, वहाँ पर। बेसिकली जब हुमायूं की मृत्यु हुई दिल्ली में, तब अकबर वहाँ मौजूद नहीं था। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के आप समझिए कि दुविधा से बचने के लिए, किसी प्रकार की गलतफहमी से बचने के लिए अकबर का जो संरक्षक था बैराम खां, उसने वहीं पर इसका राज्याभिषेक कर दिया। परंतु दिल्ली के पास में ही मौजूद था हेमू, और हेमू बहुत ही तेज़ गति से सीधा दिल्ली पहुंचता है, और वहाँ पर जो मुग़ल प्रशासक थे उनको एक छोटी सी लड़ाई होती है उसमें हरा देता है, और फटाफट दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। मुग़लों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है। और हेमू की रेपुटेशन उस समय ये थी कि हेमू लगातार 21 युद्धों को जीत चुका था। इस वजह से मुग़ल थोड़े घबरा भी रहे थे कि हम आगे जाएं कि नहीं जाएं। और हेमू को अफ़गानों का समर्थन प्राप्त था। अफ़गान मुग़लों के दुश्मन थे, और अभी अभी जो सूरी राजवंश खत्म हुआ था वो अफ़गानी था, और इस प्रकार से उनके पास ये मौका था वापस से अपनी सत्ता की स्थापना करने का। साथ ही साथ क्योंकि हेमू एक हिंदू था, और उसने जब राज्याभिषेक किया तो उसने राजपुताना के, मालवा के जितने भी हिंदू शासक थे उन्हें अपने राज तिलक में आमंत्रित किया था। इस वजह से उन्हें भी, उनका समर्थन भी इसे था। तो मुग़ल बहुत डर रहे थे, परंतु बैराम खान ने जो है मुग़ल सेना को तैयार किया, और पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 1556 में बैराम खां के कहने पर ही लड़ा गया। हालांकि अकबर को युद्ध के मैदान से दूर रखा गया था, और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि एक तीर हेमू की आंख में लगा, और यही पर सेना में भगदड़ मच गई। हेमू अपने हाथी के हौदे में ही बेहोश होकर गिर गया, और यहीं पर मुग़लों ने जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध का पासा पलट दिया, और हेमू को पकड़ लिया गया। बाद में बैराम खां ने उसकी हत्या कर दी। अब देखिए, बैराम खां की वजह से अकबर शासन पर बैठता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि दरबार के अंदर बैराम खां का प्रभुत्व होगा। तो 1555 से लेके 1560 तक दरबार के अंदर बैराम खां का ही प्रभुत्व रहता है। और मेन दरबार जो है वहाँ पे महिलाएं तो आती नहीं हैं, महिलाएं हरम वगैरह में रहा करती थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक और गुट बन गया महिलाओं का, जो अपने अलग अलग तरीके से अपना शासन चला रही थी। सब अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र थी, क्योंकि अकबर इस समय एक छोटा बच्चा था, 15-16 साल का मुश्किल से था। इसमें क्या, अकबर की एक दाई माँ थी महामंगा, क्योंकि इनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी हमीदा बानो बेगम, वो तो अपने हुमायूं के साथ अभियानों में बिजी रहा करती थी। ऐसे कैसी जीजी अंगा, ये भी एक बड़ा ओहदा रखती थी। आदम खां की माँ थी महामंगा। ये देखिए, महामंगा और जीजी अंगा दो थी, इसमें से महामंगा जो है ये अकबर की दाई माँ थी, और आदम खां की माँ थी। आदम खां को एक तरीके से अकबर का भाई माना जाता था, क्योंकि दोनों को साथ में बड़ा गया था। हमीदा बानो बेगम तो थी जो उस समय मलिका थी। ऐसे कैसे शमशुद्दीन खां, शहाबुद्दीन, मुल्ला मीर मोहम्मद लोग, इन्होंने सब ने मिलकर क्या है एक वर्ग ही बना लिया, जो अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता चला रहा था। इसे अतका खेल कहा जाता था। बैराम खां दरबार के अंदर अपना प्रभुत्व रखता था। इस वजह से बैराम खां के विरुद्ध ही इन अतका के लोगों ने अकबर को भड़काना शुरू कर दिया। हालांकि अकबर भी बैराम खां के लगातार हस्तक्षेप से नाराज़ रहता था। इस वजह से उसने बैराम खां के समक्ष अंत में, जब 1560 में अकबर ऑलमोस्ट 18-19 साल का हुआ, तो उसने बैराम खां के समक्ष 3 प्रस्ताव रखे कि या तो वो दरबार में सिर्फ सम्राट के गुप्त मामलों का सलाहकार बनकर रह जाए, और सम्राट जब याद करे तभी आए, या फिर वो कालपी और चंदेरी का सूबेदारी ले ले और वहाँ चला जाए, दरबार छोड़ दे, या फिर अब वो बूढ़ा हो चुका है और मक्का की तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाए। बैराम खान ने मक्का की तीर्थ यात्रा वाला जो है मान लिया।
बैराम खां जब तीर्थ यात्रा पर निकला तो पाटन नामक गुजरात में स्थान पर मुबारक खां नामक एक अफगान युवक ने उसकी हत्या कर दी। ये मुबारक खां का कहना था कि पानीपत के दूसरे दूसरे युद्ध के अंदर जो है बैराम खां ने जो है इसके पिता की हत्या की थी मुबारक खां के, इसलिए उसने उसका बदला लिया। जो भी बात थी, बैराम खां भारत से बाहर भी नहीं जा पाया और वो उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अकबर ने बैराम खां की जो विधवा थी सलीमा बेगम, उनको वापस बुलाया और उनसे विवाह कर लिया, और एक बैराम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम, उसे संरक्षण दिया और अपने दत्तक पुत्र की तरह उसे रखा। बाद में उसे खान खाना की उपाधि भी दी गई। ये जो हम रहीम के दोहे पढ़ते हैं, ये यही अब्दुल रहीम खान खाना है, ये बैराम खां के पुत्र थे। इसके बाद बैराम खां के पतन के बाद जो है अभी भी अकबर की प्रॉब्लम समाप्त ही नहीं हुई थी। अब क्या है कि बैराम खां तो ख़त्म हो गया, तो जो महामंगा जीजीअंगा अकबर की धाए माँ हैं, उनका जो शासन में हस्तक्षेप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब अकबर को इन लोगों को समाप्त करना था और उसको एक मौका भी मिल गया। ये मौका मिला जब अकबर के ये अदम खान ने, जो कि महामंगा का पुत्र था, उसने अकबर के प्रधानमंत्री शमसुद्दीन आतक खां की हत्या कर दी। हत्या कुछ पैसों के विवाद को लेकर थी। आदम खां ने राजकोष से कुछ पैसे लिए थे और उन्हें उसने वापस चुकाया नहीं था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने राजकोष के अधिकारी ये शमसुद्दीन आतक खां की हत्या कर दी। अकबर को जब ये पता चला तो उसने अदम खां को बुलावा भेजा। अदम खां उस समय बहुत ज़्यादा ही जोश में था, उसने कह दिया अकबर की इतनी हिम्मत हो गई मुझे बुलाएगा। तो नंगी तलवार लेकर अकबर की तरफ बढ़ा, और जब कहा जाता है अकबरनामा में ऐसा अब्दुल फजल ने लिखा है, जब अकबर की तरफ ये अदम खां पहुंचा तो अकबर ने एक मुक्का मार के उसे गिरा दिया और उसके बाद अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया जाए, और 3 बार उसे मंजिल से नीचे फेंका गया और इस प्रकार अदम खां की मृत्यु हुई। अदम खां की मृत्यु होते ही महामंगा और जीजीअंगा, जो वो बहुत ज़्यादा उस समय उनका वो रोल था, वो वहाँ पे शांत हो गया। कहा जाता है उसके बाद महामंगा और जीजीअंगा ने जो है वो महल ही छोड़ दिया, और इस प्रकार जो है अकबर ने अपनी सत्ता के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, और इस प्रकार ये जो पर्दा शासन था, जो महिलाओं का शासन था, इसको समाप्त किया। इसके बाद 1561 में अकबर ने बैराम खां के संरक्षण मुक्त होकर अपने पहले सैन्य अभियान में मालवा के शासक बाज बहादुर को राज किया। ये अकबर की बड़ी विजय में गिना जाता है। अकबर ने 1664 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर हम पहले कहीं पर पढ़ते आए हैं, जो फिरोज तुगलक था उसने वापस लगाया था, ठीक है। उसके बाद ये लगातार चलता आ रहा था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर के समय में जो काबुल के उज़्बेक थे मिर्ज़ा और यूसुफजई, जो यूसुफजई जाति थी, हमने बात करी थी, ये खैबर दर्रे के पास में रहा करते थे, इनके कबीले, इनका विद्रोह हुआ जिसे अकबर ने दबाया। ये जब अकबर गुजरात विजय करने गया था तब वहाँ पर पहली बार ये पुर्तगालियों से भी मिला। तो अकबर सबसे पहले यूरोपियंस में जिससे मिला था, पुर्तगालियों से मिला था। अकबर के ही समय जो 1576 में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जो अनिर्णायक रहा। कई जगह इतिहास में इसमें मानसिंह को विजेता बताया। राजस्थान में कई बार जो है सरकार बदलती है तो उसका रिजल्ट भी बदल जाता है। और एक सही बात अगर देखी जाए तो इस युद्ध में कोई विजय नहीं हो पाया था। अकबर की तरफ से जो मानसिंह लड़ रहे थे या महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, दोनों ही जो है इस युद्ध में अनिर्णायक तरीके से समाप्त हो गए थे। फिर देखिए अकबर ने जो है 1570 में एक नागौर दरबार का आयोजन किया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। इसमें अकबर ने राजपूताना के लगभग सभी शासकों को आमंत्रित किया था, और उसका मतलब ये था कि अगर आप इसमें आ गए हैं, इसका मतलब है कि आपको अपनी अधीनता स्वीकार है। अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेने पर आपको आपकी जागीर, आपकी रियासत वापस दे दी जाएगी, बस आपको अकबर के मातहत रहकर काम करना होगा। इस नागौर दरबार के अंदर मेवाड़ के अलावा लगभग सभी रियासतें पहुंची थी और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1571 में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना करी। ये मुगलों की नई राजधानी थी, और फतेहपुर सीकरी में हालांकि इनको बाद में ये छोड़ना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे पानी की समस्या हो गई थी और वापस आगरा ही आना पड़ा। यहीं पर अकबर ने एक प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। बुलंद दरवाजा जो इसने गुजरात विजय करी थी ना, उसके उपलक्ष्य में बनवाया था। इसी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे के पास में इसने एक और इमारत बनवाई थी जिसे इबादत खाना कहा जाता था। यहाँ पे अकबर जो है ये विभिन्न धर्मों के लोगों से परिचर्चाएं किया करता था। अकबर को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये धार्मिक रूप से जो है सहिष्णु था, यानी कि सभी धर्मों का आदर करता था। सभी धर्मों के लिए इसने बराबरी का व्यवहार किया। आप देखें तो इसने जजिया कर की समाप्ति करी, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करी। इस प्रकार से अकबर यहाँ पर लगभग सभी धर्म के लोगों को बुलाया करता था।
तो अकबर के इबादत खाने में आने वाले देखिए कुछ हमने महत्वपूर्ण धर्माचार्यों के बारे में लिखा है कि हिंदू धर्म से संबंधित देवी और पुरुषोत्तम नाम के बड़े धर्माचार्य अकबर से मिले थे। जैन धर्म के हरिविजय सूरी और जिनचंद्र सूरी जो है यहाँ पर आकर मिले थे अकबर से। पारसी धर्म के दस्तूर मेहर जी राणा आकर मिले थे। ईसाई धर्म के एक्वाविवा और मोसेरात आकर मिले थे। तो अकबर लगभग इन सभी से जो है चर्चाएं किया करता था। 1582 में अकबर ने लगभग सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें लेकर एक नया धर्म चलाने की कोशिश करी, जिसे दीन ए इलाही धर्म कहा गया। हालांकि अकबर ने इस धर्म को किसी पर भी थोपा नहीं, किसी भी व्यक्ति को इसे मानने के लिए बाध्य नहीं किया, और इसे बीरबल ने ज़रूर स्वीकार किया था। तो इस प्रकार से अकबर का जो बेसिकली कहते हैं कि दीन इलाही अकबर की एक बहुत बड़ी भूल था, अकबर को कभी ऐसा करना नहीं चाहिए था। फिर भी अकबर ने अपने समय में कौन सा धर्म चलाया? एक दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अब देखिए अकबर के हम थोड़ा सैन्य विभाग की बात करें कि अकबर ने भारत में किस किस प्रकार से विजय करी, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो मुगलों की मजबूत सत्ता का संस्थापक अगर भारत में कोई कहा जाएगा तो अकबर कहा जाएगा। देखिए बाबर तो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गया, हुमायूं जो है वो भटकता रहा, अकबर ने एक मजबूत मुगल शासन की नींव रखी। देखिए 1562 में सबसे पहले इसने गुजरात के शासक बाज बहादुर को हराया और गुजरात को जीता। यह अकबर की पहली विजय थी। इसके बाद अकबर की नज़र पड़ी गोंडवाना पर, दक्षिण में। वहाँ पर जो है रानी दुर्गावती जो है शासन कर रही थी, जो कि उनके पति की मृत्यु हो गई थी। अकबर ने बड़े धोखे से जो है रानी दुर्गावती के एक प्रधानमंत्री थे कलश, उनको बंदी बनाया धोखे से। उसके बाद धोखे से उन्होंने रानी दुर्गावती के गोंडवाना राज्य पे कब्जा करा। ये अकबर के शासन पर एक कलंक कहा जाता है कि इस प्रकार से एक महिला शासिका का आपने दमन किया। हालांकि अकबर ने जब ये गोंडवाना विजय कर लिया तो एक राइवल था दुर्गावती का, मतलब विपक्षी था चंद्रशाह, उसको ये राज्य वापस कर दिया। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर राजपूताना में भी आया क्योंकि उसे राजपूताना में ही बड़ा इंटरेस्ट था। अकबर राणा वीरसाल के महल में पैदा हुआ था तो राजपूतों के बारे में अच्छे से जानता था। अकबर का सबसे पहले आगरा के पड़ोसी रियासत आमेर से जिसको कहते हैं कांटेक्ट हुआ, संबंध हुआ। आमेर का शासक था भारमल, कछवा राजवंश से संबंध था इनका। और भारमल जो जानते थे कि हमारा राज्य जो है आगरा के बिल्कुल नज़दीक है और मुग़ल अभी बहुत मजबूत हैं, तो अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ये राजपूताना का पहला राज्य था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी। साथ ही साथ उसने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह जो है अकबर के साथ कर दिया। अकबर ने इन्हीं जोधाबाई को मरियम उज़्ज़मानी की उपाधि दी थी। तो कभी पूछ लें कि मरियम उज़्ज़मानी की उपाधि किसको दी गई थी, तो ये आमेर की जोधाबाई को दी गई थी, और इन्हीं से जो है जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर ने भारमल के दत्तक पुत्र भगवान दास और भगवान दास के बेटे मान सिंह को अपने दरबार के अंदर उच्च मनसब प्रदान की। 1562 में ही मेड़ता को भी अकबर ने जीत लिया। इसके बाद 1567-68 में अकबर ने घेरा डाला मेवाड़ पर, चित्तौड़गढ़ पर। उस समय शासक उदय सिंह थे, परंतु अपने परिवार की सेफ्टी के लिए वो परिवार सहित जो है किला छोड़कर चले गए थे। उन्होंने किले की सुरक्षा का भार जो है जयमल राठौड़ और फतेह सिंह सिसो दिया, या जयमल और फतेह उनके दो बड़े सेना नायक थे, उनको सौंप दिया। और लंबे समय तक ये घेरा डाला हुआ रहे ये लोग, बट युद्ध में जब किले के अंदर रसद का सामान ख़त्म हो गया तब राजपूतों ने केसरिया करने के लिए और महिलाओं ने जौहर करने के लिए तैयारी करी। और इस युद्ध में जयमल और फतेह और कई सारे राजपूत जो हैं केसरिया करते हुए शहीद हुए। और जयमल और फतेह की जो स्त्रियां थीं और दुर्ग में जो अन्य स्त्रियां थीं उन्होंने जौहर किया और अपने प्राणों की आहुति दी। इसके बाद कहा जाता है कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ के अंदर बड़ी बेरहमी से राजपूतों का कत्लेआम करवाया और कई जगहों पर उसने जो है ये अपना ये प्रचार प्रसार किया कि देखिए शुरुआत में अकबर ने इस तरह की चीज़ें करी हैं कि मैंने देखिए इस्लाम की स्थापना करने के लिए इस प्रकार से काफिरों का मैंने दमन किया। ये भी अकबर के इस पूरे इतिहास पर एक बहुत बड़ा कलंक कहा जाता है। हालांकि अकबर ने इस कलंक को मिटाने के लिए आगरा के किले के दरवाजे पर जयमल और फतेह की संगमरमर की मूर्तियां स्थापित कराई, जिनको बाद में औरंगज़ेब ने तुड़वा दिया था। इसके बाद इसने रणथंभौर का भी जीत लिया इसने 1569 में। कलिंजर की हमने अभी पहले बात की थी, कलिंजर 1569 में। और मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर। देखिए मारवाड़ के शासक थे चंद्रसेन। ये मालदेव के पुत्र थे, परंतु
ये अपने भाइयों से छोटे थे। तो इनके जो बड़े भाई थे राम सिंह और मोटा राजा उदय सिंह, वो अकबर की शरण में चले गए और बाद में चंद्रसेन जो है, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी और जालोर और सिवाना के जंगलों में ये भटकते रहे। चंद्रसेन की मृत्यु होती है, उसके बाद जो है मोटा राजा उदय सिंह, जो पहले से ही अकबर से जा मिले थे, वो शासक बनते हैं। इस प्रकार से मारवाड़ जो था वो भी अकबर के अधीन हो जाता है। एक जो है बीकानेर के, कल्याणमोड़ और जैसलमेर के शासक रावल हर्राय जो थे, इन्होंने भी स्वेच्छा से अकबर की अधीनताएँ स्वीकार कर ली। तो अकबर ने इसके बाद जो है आमेर, बीकानेर, मारवाड़ और जैसलमेर की रियासतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने पुत्रों का विवाह जो है इसने यहाँ पर इन राजघरानों में किया था। इसके बाद देखिए अकबर के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी महाराणा प्रताप और मेवाड़ की रियासत। चित्तौड़ का गढ़ किले को जीतने के बाद जो है 1572 में जो है उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और उदय सिंह उस चित्तौड़गढ़ वाले युद्ध के अंदर तो वैसे भी नहीं थे, पर उनके पुत्र राणा प्रताप, वो जैसे ही राज्याभिषेक उनका होता है, वो कसम लेते हैं कि मैं जब तक अपनी मातृभूमि को मुगलों से आज़ाद नहीं करा लूँगा तब तक मैं राज सिंहासन या राजसी वस्त्रों का त्याग करता हूँ, मैं राजसी भोजन नहीं करूँगा और जंगलों में ही मैं अपनी तैयारी करूँगा युद्ध के लिए। और इसी तैयारी का परिणाम था हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप जो हैं, इन्होंने छापा मार या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग करते हुए मान सिंह की सेना को एक हल्दी घाटी का जो तंग दर्रा था वहाँ पर उन्होंने घेर लिया था। देखिए यहाँ पे महाराणा प्रताप की जो सहायता की थी वो अफगानों ने भी की थी। तो हकीम का सूर जो राणा प्रताप का जो हरावल दस्ता था, यानी कि सेना का अग्रभाग था, उसका सेनानायक था। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक मुस्लिम सेनानायक राणा प्रताप की मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि अफगान अभी भी मुगलों को सत्ता से बेदखल करने के लिए प्रयास कर रहे थे और राणा प्रताप एक बिल्कुल आइडियल वो आदमी थे जिसकी मदद करके मुगलों को सत्ता से हटाया जा सकता है। परंतु यह युद्ध जो है ना राणा प्रताप के पक्ष में रहा ना मान सिंह के पक्ष में रहा। इस युद्ध में दोनों ही पक्षों को बड़ी हानि हुई। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मान सिंह का हौदा चीरते हुए मान सिंह के मुंह पर और सर पर चोट पहुंचाई। मान सिंह बेहोश होकर गिर गए और राणा प्रताप भी इस युद्ध के अंदर बड़े घायल हो गए थे, उनका घोड़ा भी घायल हो गया था, उनको युद्ध भूमि से हटना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में ये युद्ध अनिर्णायक समाप्त हुआ। हालांकि इसके बाद महाराणा प्रताप के ऊपर या चित्तौड़गढ़ के ऊपर अकबर ने फिर बाद में कोई बड़ा अभियान नहीं किया। 1582 में एक अभियान और होता है जिसे दिवेर का युद्ध कहा जाता है। इसमें महाराणा प्रताप तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने यहाँ बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया और इसके बाद फिर कभी अकबर ने चित्तौड़गढ़ पे किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं किया। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई और इस मृत्यु से पहले इन्होंने कई सारे जो मुगलों के कब्ज़े के अंदर अपने प्रदेश थे, मातृभूमि के प्रदेश थे, उनको आज़ाद करवा लिया। हालांकि वो चित्तौड़गढ़ का किला मुगलों से आज़ाद नहीं करवा पाए थे। अकबर की महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने जो है वो लगातार युद्ध को जारी रखा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अकबर मेवाड़ को कभी भी पूर्ण तरह से जीत नहीं सका था। फिर देखिए अकबर ने दूसरी बार गुजरात के ऊपर वापस से उसे आक्रमण करना पड़ा। वैसे तो अकबर बहुत पहले ही गुजरात को जीत चुका था, परंतु अकबर के काल में इस बाद में गुजरात के मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा ने विद्रोह कर दिया। अकबर बहुत ही तेज़ी से गुजरात पहुंचा और इस विद्रोह को कुचल दिया। इसके बारे में एक इतिहासकार V.A. स्मिथ लिखता है कि यह संसार के इतिहास का सबसे तेज गति का आक्रमण था, सबसे द्रुतगामी आक्रमण था। गुजरात में ही अकबर, वैसे तो अपन ने पिछले में कर लिया था, ये पुर्तगालियों से मिला था और इसने समुद्र को देखा था। इसके बाद आप देखिए विजय आप याद रख सकते हो, वैसे सारी काम की नहीं है। इसने बिहार और बंगाल को 1574 से 76 के बीच में जीता। काबुल को भी इसने वापस से जीता। इस समय भी जो है यहाँ पर विद्रोह हो गया था, उसको दबा के इसने वापस से जीता। फिर कश्मीर को इसने विजय किया, सिंध को इसने विजय किया, उड़ीसा और बलूचिस्तान को भी इसने विजय किया। कांधार के शासक ने स्वेच्छा से अकबर को अपना राज्य सौंप दिया। अकबर के द्वारा किया गया लास्ट जो सैन्य अभियान था वो असीरगढ़ का था। कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले को अकबर ने सोने की चाबियों से खोला था। बेसिकली क्या होता था, कभी किसी किले को जीतने के लिए अगर बहुत ज़्यादा लालसा होती थी या उसे बहुत ही मुश्किलों के बाद जीता जाता था तो एक यादगार के रूप में उस पर वो सोने का ताला लगा के उसे खोला जाता था। तो असीरगढ़ की विजय जो है ये अकबर के शासनकाल की अंतिम विजय कही जाती है। देखिए अकबर का सबसे बड़ा काम था मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था और भू राजस्व नीति को व्यवस्थित करना।
अकबर के शासनकाल में अकबर का एक बड़ा महत्वपूर्ण जिसको आप कह सकते हैं नवरत्न था टोडरमल। टोडरमल ने जो है उसने अकबर के शासनकाल में भू राजस्व नीति पे बहुत काम किया। 1571 से 1580 यानी 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर एक भू राजस्व का औसत निकाल के आईने दहशाला पद्धति का विकास किया गया। इस पद्धति के अंतर्गत जो टोडरमल थे उन्होंने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल किए गए लगान का औसत निकालकर उसका 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित कर दिया। तो बेसिकली मैथमेटिक्स के आधार पर बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से निकाला गया था। 10 वर्षों तक कितना भू राजस्व इकट्ठा किया गया है, उसके आधार पर उसने देखा कि कितना लगान हमें लगाना चाहिए, किस ज़मीन पर कितना लगान वहाँ पे होना चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने भू राजस्व निश्चित किया। साथ ही साथ इस आईने दहसाला पद्धति को आप टोडरमल बंदोबस्त भी कह सकते हैं, कई जगह से टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहली तरह की थी पोलज भूमि, जिस पर नियमित रूप से खेती होती थी। परती भूमि, जिसको अपने यहाँ पे भी चलता है। परती भूमि का मतलब है कि भूमि तो उपजाऊ है परंतु उसको एक बार 2 बार फसल लेने के बाद कुछ 1-2 वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता था ताकि वापस से उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ सके। फिर देखिए छच्चर या चाचर भूमि, इस पर बहुत लंबे समय से यानी कि 3 से 4 वर्षों तक कोई खेती नहीं की गई है। और फिर आती थी बंजर भूमि, जिस पर लंबे समय तक खेती नहीं हुई है, फिर वो खेती जो है खेती के लिए उपयुक्त है ही नहीं। तो ये थी अकबर की भू राजस्व नीति, जिसे टोडरमल बंदोबस्त या आईने दहशाला पद्धति भी कहा जाता है। भूमि की नाप का प्रचलन भी अकबर के समय में थोड़ा बदला। एक्चुअली अकबर से पहले जो है अपन ने बात करी थी सिकंदरी गज, है ना, सिकंदरी गज की या गज सिकंदरी, जो दिल्ली सल्तनत के समय प्रचलित था, उसके स्थान पर अब इलाही गज का प्रयोग किया जाने लगा। ये थोड़ा इससे बड़ा था। अकबर के शासनकाल की एक बड़ी उपलब्धि थी मनसबदारी व्यवस्था। कई बार आपने सुना होगा कि जो राजा मान सिंह थे या ये मोटा राजा उदय सिंह, ये सब अकबर के मनसबदार हुआ करते थे। मनसब का मतलब क्या था? देखिए मनसब शब्द जो है ये मंगोलों से लिया गया है। मंगोलों में ये क्या था कि ये दशमलव पद्धति पर आधारित था, 1 से लेकर 10 तक और उसके गुणा में। मनसब का अगर सीधा सीधा एक लाइन में बहुत सामान्य भाषा में अगर मैं मतलब निकालूँ तो मुगल प्रशासन में किसी को ओहदा देना या उसका सम्मान करना। तो मनसब 3 तरह के हो सकते थे या इनके 3 स्तर होते थे। सबसे छोटा था उमरा, मतलब बहुत छोटा तरह का छोटा मनसबदार है। उसके बाद होता था अमीर उमरा और सबसे बड़ा था अमीर आज़म। तो ये तय किया जाता था कि आपको किस प्रकार का मनसब दिया गया है, उसी के हिसाब से आपके नाम के साथ ये नाम जुड़ता था कि उमरा हैं या अमीर उमरा हैं या अमीर आज़म हैं। तो मनसबदार में दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती थी। एक तो होता था जात और दूसरा होता था सवार। देखो जात का मतलब होता था कि किसी व्यक्ति को सौंपा गया व्यक्तिगत पद, जैसे आप उसे किस विभाग का मुखिया बना रहे हैं, आप उसे किस प्रकार का अमीर बना रहे हैं, उमरा बना रहे हैं या अमीर उमरा बना रहे हैं, वो उसके नाम के साथ होता था। और दूसरा था सवार, यानी कि वो अपने साथ में कितने घुड़सवार रख सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि उसको 2000 का मनसब दिया हुआ है किसी को भी, इसका मतलब है कि वो अपने साथ 2000 घोड़े एनी टाइम तैयार रखेगा। ठीक है, ये घुड़सवारों की संख्या तय करती थी कि मनसबदारी कोई मनसब है वो कितना बड़ा है। तो अकबर के समय जो मनसबदारी निश्चित हुई थी उसमें 10 से लेकर 500 तक घुड़सवार थे। सबसे बड़ी इकाई जो थी वो 7000 घुड़सवारों की थी। हालांकि जो 5000 से ज़्यादा के मनसब थे अकबर के समय तो मुग़ल राजकुमारों को ही मिलते थे, बट बाद में जो है ये दूसरों के लिए भी शुरू कर दिया गया था। अकबर के कुछ समय शासनकाल की कुछ और भी अपन महत्वपूर्ण तथ्य बात कर लेते हैं। जैसे जैन विद्वान पद्म सुंदर ने अकबर शाही श्रृंगार दर्पण और सिद्धचंद्र ने भानुचंद्र चरित्र की लेखनी करी या इसको 2 ग्रंथ लिखे थे। अकबर के दरबार में 9 जो नरत्न हैं ये बड़े फेमस थे, उनकी आप नाम याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लेते हैं। अबुल फजल ने जो है आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना करी। ये बेसिकली तो एक ही है, एक्चुअली इसको पूरे को अपन अकबरनामा ही कहते हैं। इसका जो 5 पार्ट में है ये, तो उसका एक भाग जो है वो आईने अकबरी जो अकबर के व्यक्तित्व के बारे में बताता है। ठीक है, तो आईने अकबरी या अकबरनामा जो है आप इसको कह सकते हैं कि अकबर की ये जीवनी है, बायोग्राफी है, इसे अबुल फजल ने लिखा था। फिर देखिए दहशाला व्यवस्था जो अपन ने पीछे बात करी थी, भू राजस्व व्यवस्था, उसको लागू करने के लिए करोड़ी यानी कि जिला अधिकारी की नियुक्तियाँ की गई थी। अकबर ने अपना एक
लिखने वाला था, इसकी लिखावट बहुत अच्छी थी, अबुल समद, इसे श्री कलम की उपाधि दी थी, बहुत अच्छे सुंदर लिखाई थी इसकी। और मोहम्मद हुसैन जो बहुत अच्छी चित्रकारी करता था, उसे जरी कलम की उपाधि दी थी। तो श्री कलम और जरी कलम ये उपाधियाँ किसके शासनकाल में दी गई थी? अकबर के शासनकाल में दी गई थी। अकबर देखिए स्वयं अनपढ़ था, परंतु इसने महाभारत का फारसी भाषा में रमज़ानामा और से अनुवाद करवाया, और पंचतंत्र का अनुवाद इसने अबुल फजल से करवाया, जिसका नाम अनवार ए सुहेली रखा गया। ये जो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, ये बदायूनी और नकीब खान द्वारा करवाया गया था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती जो हैं अकबर के समकालीन थे। बेसिकली ये कहा जाता है कि अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म जो हुआ था वो इन्हीं शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए जहांगीर का एक नाम सलीम भी था। और अकबर के जो एक प्रमुख ये दरबारी थे बीरबल की मृत्यु हो गई थी। ये यूसुफ जइयों के खिलाफ जो है विद्रोह को दबाने के लिए गए थे, वहाँ पर इनकी मृत्यु कोई खास नहीं है, लिखा हुआ था तो मैंने भी यहाँ पे लिख दिया। अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। अकबर की मृत्यु के बाद इसका निर्माण जो है फतेहपुर सिकरी में ही, आगरा के पास में है सिकंदरा, वहाँ पे करवाया जाता है। भारत में आप समझिए बिना गुंबद वाला ये पहला मकबरा है। इसमें गुंबद नहीं था, आप देखो तो इसमें कोई गुंबद नहीं है ऊपर, जैसे वो था ना वहाँ पे हुमायूं के मकबरे में ऐसा गुंबद बना हुआ था, वैसा गुंबद यहाँ पर नहीं है। ये बिल्कुल फ्लैट है, ये चौरस है। यानी कि भारत में पहला जो छत वाला जो मकबरा है ना वो अकबर का था। तो दोस्तों ये है अकबर अपनी सहिष्णुता, सभी धर्मों के सम्मान, सभी धर्मों से की जाने वाली परिचर्चा, हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जजिया और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के कारण भारतीय इतिहास में इसका नाम आदर के साथ लिया जाता है। इसीलिए हम इसे अकबर महान की भी उपाधि देते हैं, इसे अकबर महान या द ग्रेट अकबर कहा जाता है। तो दोस्तों ये था अकबर महान का चरित्र और उनका शासन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जहांगीर की। कोई प्रश्न है आपका तो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।